बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे चैप्टर 2 का टॉपिक है टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं व्हाट इज़ टार्क। टार्क का एक और नाम भी है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर कभी कभी इसको सिर्फ मूवमेंट भी कह देते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द पिवट पॉइंट इज़ कॉल्ड टार्क। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने की वजह से बॉडी में रोटेशन पैदा हो, यानी फोर्स से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हुआ, तब हम उसको टार्क का नाम देंगे या मूवमेंट ऑफ फोर्स का नाम देंगे। टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस तरफ बॉडी घूम रही है आप उसी तरफ अपने दाएं हाथ की उंगलियां घुमाओ तो ये जो थंब होगा ये टार्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और यही अलोंग है एक्सिस ऑफ रोटेशन। टार्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर है। वैसे तो बहुत सारे यूनिट बन सकते हैं, मसलन अगर आपने सीजीएस में इसका यूनिट बताना है तो न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा और मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, डाइन सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इट्स यूनिट इज़ न्यूटन मीटर और वो इक्वल है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और भी मुख्तलिफ सिस्टम में इसका यूनिट बनाया जा सकता है। तो किसी भी सिस्टम में इसका यूनिट देखना है तो आपने देखना है न्यूटन की जगह यूनिट क्या बनेगा और मीटर की जगह यूनिट क्या बनेगा, तो वो रिप्लेस करके किसी और सिस्टम में टॉर्क का यूनिट क्या होगा वो फाइंड किया जा सकता है। टॉर्क का फार्मूला होता है मूवमेंट आर्म इंटू फोर्स। अभी ये मूवमेंट आर्म हम किसको नाम देंगे इसका जिक्र करते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मूवमेंट आर्म। तो अगर हम मूवमेंट आर्म का नाम रख दें L और फोर्स का नाम रख दें F तो हमारे टार्क का फार्मूला बनेगा L इंटू एफ। जब भी आपने किसी बॉडी पे लगने वाला टार्क कैलकुलेट करना होगा तो आप उसके मूवमेंट आर्म को उसकी फोर्स से जो भी वहाँ लग रही है मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उस बॉडी में पैदा होने वाला टार्क निकल आएगा। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक नट है और इसको खोलने के लिए ये हमने एक स्पैनर लगा दी है। ये नट जिस पॉइंट के गिर्द घूमेगा उस पॉइंट को हम पिवट पॉइंट कहते हैं। कोई भी बॉडी जिस पॉइंट के गिर्द घूमेगी उस पॉइंट को हम पिवट पॉइंट कहेंगे। और ये जो लाइन है पासिंग थ्रू पिवट पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी ने घूमना है और ये परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ रोटेशन के, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वो लाइन है जिस लाइन में फोर्स अप्लाई हो रही है, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ फोर्स। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट एंड लाइन ऑफ फोर्स। इस डिस्टेंस को हम मूवमेंट आर्म का नाम देते हैं। हम हर डिस्टेंस को फोर्स और पिवट में जो डिस्टेंस है उसको मूवमेंट आर्म नहीं कह देंगे। हम मूवमेंट आर्म सिर्फ उसी डिस्टेंस को बोलेंगे जो परपेंडिकुलर है बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ फोर्स। आप देखो ये जो डिस्टेंस है ये फोर्स की लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई है, इसमें आप देखो कि ये एक डिस्टेंस है पिवट और जहाँ पे फोर्स लग रही है और ये फोर्स की लाइन है। अब आप देखो ये डिस्टेंस इस लाइन के फोर्स की लाइन के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम इस डिस्टेंस को मूवमेंट आर्म का नाम नहीं दे सकते। मूवमेंट आर्म सिर्फ वही डिस्टेंस है विच इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ फोर्स। और ये डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेना है, पिवट से लेके जहाँ फोर्स लग रही है वहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस आपको पहले से गिवन है तो आप इस डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वो टार्क बन जाएगा। लेकिन अगर आपको ये डिस्टेंस पहले से मालूम नहीं है तो पहले हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, फिर उसको फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके कहीं टार्क बनेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड लाइन ऑफ फोर्स, ये मूवमेंट आर्म है। टार्क फाइंड करने के लिए ये मैंने दो फार्मूलाज बनाए हैं। जब भी आपको कोई भी डायग्राम देता है या वो क्वेश्चन में जस्ट स्टेटमेंट बना देता है तो पहले आप उसकी कोई डायग्राम बनाओ। जब आपने टार्क फाइंड करना होगा तो आपने सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है और उसको फोर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डिस्टेंस पहले से ही परपेंडिकुलर है तो जस्ट फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिस्टेंस पहले से परपेंडिकुलर नहीं है तो आप उसके कंपोनेंट्स ड्रा करें और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको आप फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। या अगर आप डिस्टेंस के नहीं बल्कि फोर्स के साथ एंगल है तो आप फोर्स के कंपोनेंट बना लें। तो परपेंडिकुलर फोर्स जो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है आप उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो टार्क आ जाएगा। तो टार्क फाइंड करने का सिंपल फार्मूला आप ये याद रखें कि डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा हमने तब करना है जब फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर ना हो। अगर पहले से परपेंडिकुलर है तो जस्ट मल्टीप्लाई करो तो टार्क फाइंड हो जाएगा। किसी भी बॉडी पे जो टार्क एक्ट करता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मूवमेंट आर्म पे
और फोर्स पे। जैसे यहाँ पे फार्मूले में L मोमेंट आर्म है और ये फोर्स है, और आप देखो ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, टार्क उतना ज़्यादा पैदा होगा, और फोर्स जितनी ज़्यादा एक्ट करेगी टार्क उतना ज़्यादा पैदा होगा। अगर मैं मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों डबल कर दूं तो इसके डबल होने से ये डबल हो जाएगा और इसके डबल होने से भी डबल हो जाएगा, तो ये टोटल 4 टाइम हो जाएगा। अगर ये डबल कर दूं, ये हाफ कर दूं, तो ये डबल होने से डबल हो गया, ये हाफ होने से ये हाफ हो गया, दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाता हूँ, सपोज इस फोर्स का नाम हम F1 रख देते हैं और एक ये मैं फोर्स बना देता हूँ दैट इज़ F2, तो आप देखो ये जो F1 है इसका मोमेंट आर्म ज़्यादा है, तो ये वाली फोर्स ज़्यादा टार्क पैदा करेगी, लेकिन ये जो F2 है इसका मोमेंट आर्म कम है। मोमेंट आर्म हमने फोर्स और पिवट तक लेने हैं, तो इसका मोमेंट आर्म कम होने की वजह से इसका टार्क कम पैदा होगा। यहाँ से स्पैनर को पकड़ के घुमाना मुश्किल है और यहाँ से स्पैनर को पकड़ के घुमाना आसान होगा। स्पैनर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी नट खोलना उतना आसान होगा। उसकी वजह क्योंकि स्पैनर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी मोमेंट आर्म उतना ज़्यादा हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा उसमें टार्क पैदा होगा और आप उसको आसानी से रोटेट कर सकते हैं। टार्क मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है। फोर्स बढ़ेगी तब भी टार्क बढ़ेगा, मोमेंट आर्म बढ़ेगा तब भी टार्क बढ़ेगा। जिस केस में मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उस केस में उतना ही ज़्यादा टार्क पैदा होगा। अब मैंने चंद यहाँ पर डायग्राम्स बनाई हैं, इन सब डायग्राम में हम टार्क को फाइंड करेंगे। अब फर्ज करो ये एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी के इस पॉइंट P पे एक फोर्स F एक्ट कर रही है और ये डिस्टेंस है पिवट और पॉइंट के दरमियान। लेकिन आप देखो ये डिस्टेंस इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो अब हम इस डिस्टेंस को मोमेंट आर्म का नाम नहीं दे सकते। इट इज़ जस्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी कि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है तो हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है इन दोनों में से किसके कंपोनेंट बनाएंगे। जिसके साथ एंगल है आप उसी के कंपोनेंट बनाएं। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, आपने जिसके कंपोनेंट बना रहे हैं एंगल के सामने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। एंगल के सामने जो कंपोनेंट एंगल के सामने आ रहा होगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, उसके साथ आप साइन लगा देंगे और जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसके साथ आप कॉज लगा देंगे। अब आप देखो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो ये कंपोनेंट इसमें टार्क पैदा करेगा। लेकिन ये जो कंपोनेंट है इसकी लाइन पिवट के अंदर से गुजर रही है। जिस फोर्स की लाइन पिवट के अंदर से गुजरेगी वो वाली फोर्स टार्क पैदा नहीं करेगी, ये बात याद रखो। अगर मैं इस स्पैनर पे यहाँ ऐसे फोर्स लगाऊं, ऐसे, इसका नाम F डैश रख देते हैं, तो ये F डैश इसके नट को रोटेट नहीं कर सकेगी। अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको जोर लगाना शुरू कर देता हूँ तो इस नट में कोई रोटेशन पैदा नहीं होगी, क्योंकि इस फोर्स की जो लाइन है वो पिवट के अंदर से गुजर रही है। तो जिस फोर्स की लाइन पिवट के अंदर से गुजरेगी वो उसमें कोई टार्क पैदा नहीं करेगी। तो इसलिए हमने सिर्फ वही फोर्स लेनी है जो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आप देखो डिस्टेंस कौन है R और उसकी परपेंडिकुलर फोर्स कौन है F साइन थीटा। तो इसमें सिर्फ F साइन थीटा टार्क पैदा करेगी और इसमें जो टार्क की वैल्यू होगी वो बन जाएगी R F साइन थीटा। अब आप देखो यहाँ पर 3 चीजें आ रही हैं, R, F और साइन थीटा। तो R बढ़ने से टार्क बढ़ेगा, F बढ़ने से टार्क बढ़ेगा। साइन थीटा के बारे में पैदा होने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, किस एंगल पे टार्क मैक्सिमम होगा, किस एंगल पे टार्क मिनिमम होगा, एंगल बढ़ने से टार्क की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, और 30 डिग्री पे टार्क की वैल्यू क्या होगी, 40 डिग्री पे टार्क की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री पे टार्क की वैल्यू क्या होगी। वो आपको टार्क की वैल्यू बता देता है तो आप उसे एंगल बता सकते हैं एंड सो ऑन। इस तरह के सारे क्वेश्चन, ये फार्मूला आ गया तो जैसे मैंने आपको फार्मूले से क्वेश्चन फाइंड करने का तरीका सिखाया था वो सारे क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फर्ज करो ये एक और डायग्राम है, इस पे ये फोर्स लग रही है, ये इस पे फोर्स लग रही है और ये पोजीशन वेक्टर आ रहा है। अभी भी आप देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें कंपोनेंट ड्रा करने पड़ेंगे। लेकिन आप देखो अब एंगल जो है वो R के साथ बन रहा है, F के साथ नहीं है, तो फिर हम यहाँ से R के कंपोनेंट बनाएंगे, R से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एंगल के सामने। तो जो कंपोनेंट एंगल के सामने आ रहा होगा उसको वो बन गया, उसके साथ साइन आ गया, वो बन गया R साइन थीटा, और ये कंपोनेंट बन गया R कॉस थीटा। अब इसमें R क्यों लगाया, क्योंकि ये R के कंपोनेंट्स हैं। इधर F के कंपोनेंट थे तो F साइन थीटा, F कॉस थीटा, ये R के कंपोनेंट्स हैं तो R साइन थीटा, R कॉस थीटा। अब आप देखो ये फोर्स की लाइन है और ये पिवट है। फोर्स की लाइन और पिवट के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन है, R साइन थीटा। तो अब हम टार्क का फार्मूला यहाँ से लिखेंगे, टार्क इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स यानी आर एफ साइन थीटा। इसमें भी वही सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। फर्ज करो ये एक रॉड है जिसकी लेंथ डी है और इस पे ये एक फोर्स एक्ट कर रही है एफ और उसका वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है थीटा। बाद वो डायग्राम नहीं देता, वो आपको एक स्टेटमेंट दे देता है, तो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपने खुद डायग्राम बनानी है। जैसे फर्ज करो वो इसकी स्टेटमेंट लिखता तो ऐसे लिखता कि एक रॉड है जिसकी लेंथ है डी और उस पर फोर्स लग रही है एफ और वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो बताओ पिवट के गिर्द टार्क कितना पैदा होगा। तो यहाँ पर आप देखो एंगल एफ के साथ है तो हम यहाँ से एफ के कंपोनेंट बना देंगे। ये कंपोनेंट एंगल के सामने है, इसके साथ आ जाएगा साइन एफ साइन थीटा और ये कंपोनेंट दूसरे वाले कंपोनेंट के साथ कॉज आ जाएगा एफ कॉस थीटा। अब आप देखो ये डिस्टेंस है और इसके परपेंडिकुलर में फोर्स कौन है, एफ कॉस थीटा। तो अब हमने डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स करना है, तो इसमें टार्क का फार्मूला बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा। अब इस फार्मूले में आप देखो कॉज आ गया, फोर्स बढ़ने से बढ़ेगा, डी बढ़ने से बढ़ेगा और थीटा बढ़ने से कॉस की वैल्यू कम होती है तो टार्क की वैल्यू भी कम होती जाएगी। 0 डिग्री पे ये टार्क मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री पे ये टार्क मिनिमम हो जाएगा, 60 डिग्री पे 1/2 यानी हाफ हो जाएगा या 50% हो जाएगा, 45 डिग्री पे 1/√2 टाइम हो जाएगा या 70% हो जाएगा 45 डिग्री पे, और 60 डिग्री पे ये √3/2 हो जाएगा या 86% हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन उसी तरह से यहाँ से बन सकते हैं। अगर फोर्स और डी दोनों डबल हो जाए तो टार्क 4 टाइम हो जाएगा, फोर्स डबल हो जाए और डी हाफ हो जाए तो टार्क पे कोई असर नहीं होगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन जैसे फार्मूले से मैंने सॉल्व करने आपको सिखाए हैं वो सारी आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है। आपको मैं कोई भी फार्मूला दे देता हूँ ना तो वो जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सारे अंडरस्टूड हो जाएंगे। तो उनकी जो पहला लेक्चर है आपका उसकी प्रैक्टिस आपने जितनी ज़्यादा करनी है उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसके बाद ये एक और डायग्राम है। तो ये फर्ज करो एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है और उस पर ये एक फोर्स लग रही है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ ये फाई एंगल बना रही है। अब हम कंपोनेंट देखो एंगल किसके साथ है, एफ के साथ है, तो कंपोनेंट हम एफ के ड्रा करेंगे। एंगल के सामने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये कंपोनेंट बन गया एफ साइन फाई और ये कंपोनेंट बन गया एफ कॉज फाई। अब देखो इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर में कौन सी फोर्स है, एफ साइन फाई, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टार्क बना आपका एफ एल साइन फाई, एफ एल साइन फाई। इसमें फिर सारे वही सवालात बनाए जा सकते हैं कि किस एंगल पे टार्क मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर आप देखो साइन आ रहा है तो इसका टार्क 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, 0 डिग्री पे 0 होगा, 30 डिग्री पे 1/2 या 50% होगा, 40 डिग्री पे 1/√2 या 70% होगा, 60 डिग्री पे √3/2 या 86% होगा एंड सो ऑन। अगर हम टार्क और फोर्स का ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, टार्क और लेंथ का ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, टार्क और थीटा का ग्राफ बनाएं तो वो साइनोसॉइडल बनेगी, साइन थीटा की तरह जो मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल वही। ये एक और डायग्राम है मेरे पास। फर्ज करो ये एक रॉड है, ये एक एंड से पिवटेड है और वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके वेट की वजह से कितना टार्क पैदा होगा। अब आप देखो जो एंगल है वो किसके साथ है, वो एल के साथ एंगल है, तो हम एल के कंपोनेंट ड्रा करेंगे। एक कंपोनेंट ये आ गया एंगल के सामने, एक कंपोनेंट ये आ गया। अब ये कंपोनेंट एंगल के सामने है तो इसके साथ आएगा साइन, लेकिन ये टोटल लेंथ एल है तो यहाँ से हम सिर्फ इतनी लेंथ कंसिडर करेंगे तो ये बनेगी L/2 साइन थीटा और ये बनेगी L/2 कॉस थीटा। अब आप देखो ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टार्क आ जाएगा। तो इस केस में जो टार्क की वैल्यू बनेगी वो बनेगी mgL/2 साइन थीटा, mgL/2 साइन थीटा। तो ये इसमें पैदा होने वाले टार्क की वैल्यू आ गई। अब हम इसके अंदर टार्क को फाइंड करते हैं। फर्ज करो ये एक पेंडुलम है, सस्पेंड किया हुआ है और जो थ्रेड है उसकी लेंथ है L और ये कोई बॉब है और उसका वेट है mg और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। अब आप देखो एंगल किसके साथ है, L के साथ है, तो हम L के कंपोनेंट ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ से L के सामने आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब ये वाला जो कंपोनेंट है जो एंगल के सामने है इसके साथ आएगा साइन, तो ये बन गया L साइन थीटा और जो ये वाला कंपोनेंट है ये बन गया L कॉस थीटा। अब आप देखो फोर्स की लाइन ये वाली है और पिवट ये वाला है, तो इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, L कॉस थीटा। तो इसके ऊपर जो लगने वाला टार्क है वो बनेगा mgL कॉस थीटा। ये एक और पेंडुलम का क्वेश्चन है। फर्ज करो ये एक पेंडुलम है और लेंथ L है और उसका वेट mg है।
लेकिन अब उसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं बन रहा बल्कि वर्टिकल के साथ बन रहा है, वर्टिकल के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। अभी फिर देखो एंगल किसके साथ है, एल के साथ है, तो हम किसके कंपोनेंट ड्रा करेंगे, एल के। तो एल से आपने परपेंडिकुलर एंगल के सामने ड्रा कर दिया, ये वाला कंपोनेंट बन गया एल साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट बन गया एल कॉस थीटा। अब आप देखो कि ये जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, एल साइन थीटा, तो इसमें जो पैदा होने वाला टार्क होगा वो बनेगा एम जी एल साइन थीटा। अब बेटे हम वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे टॉर्क की। टॉर्क को जब वेक्टर की शक्ल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर क्रॉस एफ। इसमें आर क्या चीज़ है, ये मूवमेंट आर्म नहीं है, इट इज़ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट। पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का जहाँ फोर्स लग रही है उसका पिवट पॉइंट, पिवट से पोजीशन वेक्टर और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे फोर्स के साथ। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा और साथ में एन हैट। एन हैट यूनिट वेक्टर है जो टार्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने आपको बताया टार्क की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है और ये हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। जिस तरफ को बॉडी में टार्क घूम रही है उस तरफ को अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाओ और ये थंब सीधा रखो, ये थंब आपको टार्क की डायरेक्शन बताएगा। याद रखो जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा होता है तो उनसे जो भी रिजल्ट आता है हर केस में, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर आप देखो आर क्रॉस एफ, तो रिजल्ट क्या आया, टॉर्क। तो टॉर्क परपेंडिकुलर होगा आर के भी और टॉर्क परपेंडिकुलर होगा एफ के भी। तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर आर एंड टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एफ। और जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो वो जीरो होता है। यानी अगर हम टार्क और आर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं जीरो होगा, टार्क और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो होगा। यहाँ पर अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और फोर्स दी हुई है तो टार्क फाइंड करने का वेक्टर फॉर्म की मदद से एक मेथड है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखो जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स और वाई की तरफ है, एक्स और वाई यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और जो फोर्स है वो भी एक्स वाई प्लेन के अंदर है। आई और जे से पता चल रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो जो टार्क होगा वो हमेशा इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इसका आंसर इसको सॉल्व किए बगैर पता लगाया जा सकता है क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन होता है, जी एक्सेस। तो इसका मतलब जो टार्क की डायरेक्शन होगी वो जी एक्सेस की तरफ होगी। आप नीचे ऑप्शन चेक करो, अगर एक ही ऑप्शन है जो जी एक्सेस की तरफ है यानी जिसके साथ के हैट यूनिट वेक्टर आ रहा है तो वही सही आंसर है बगैर इसको सॉल्व किए। लेकिन फर्ज करो आगे के हैट वाली ज़्यादा ऑप्शन है, तब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जब ये दो यूनिट वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। याद रखो जब सेम यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका आंसर नल वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर। लेकिन जब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसके लिए हम इस सर्कल की हेल्प ले लेते हैं। आप एक सर्कल ड्रा करो और उसमें एंटी क्लॉकवाइज तीनों यूनिट वेक्टर लिख दो, आई, जे और के। अगर हम इसी डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर, दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तीसरे वाला पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन अगर इस डायरेक्शन के ऑपोजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तीसरे वाला नेगेटिव आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आई क्रॉस जे तो इसका आंसर आएगा के, जे क्रॉस के इसका आंसर आएगा आई, के क्रॉस आई इसका आंसर आएगा जे। लेकिन अगर ऑपोजिट में करेंगे आई क्रॉस के तो इसका आंसर आएगा माइनस जे, जे क्रॉस आई इसका आंसर आएगा माइनस के, आई क्रॉस के इसका आंसर आएगा माइनस जे एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आई क्रॉस आई जीरो वेक्टर ये खत्म हो गया, आई क्रॉस जे ये आया के, तो इनके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया -2k हैट। अब आई को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम जे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, जे क्रॉस आई इसका आंसर आएगा -k, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -3k, जे क्रॉस जे ये आ गया जीरो वेक्टर, ये भी खत्म हो गया, तो इसका टोटल आंसर आ गया -5k हैट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसका आंसर जी की तरफ होगा और k हैट उसका यूनिट वेक्टर बनेगा। तो आप नीचे चेक करो, अगर तो एक ही ऑप्शन है जिसमें k हैट आ रहा है
तो फिर वही आंसर सही है, बगैर मल्टीप्लाई किए आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा ऑप्शन है जिसमें k हैट आर है, तब आपको ये मैंने जो मेथड सिखाया इस मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा और उस क्रॉस प्रोडक्ट से पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो ये बात नोट कर लो, टार्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। जैसे ये दोनों की प्लेन बन रही थी एक्स वाई प्लेन, तो टार्क जी की तरफ था उनकी प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जिस प्लेन में बॉडी रोटेट करेगी टार्क हमेशा उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर आपका पोजीशन वेक्टर और फोर्स एक्स वाई प्लेन में है तो टार्क जी की तरफ होगा, अगर एक्स जी प्लेन में है तो टार्क वाई की तरफ होगा, अगर वाई जी प्लेन में है तो टार्क एक्स की तरफ होगा। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टार्क। टार्क क्या रोल अदा करता है फिजिक्स के अंदर? तो टार्क वही रोल प्ले करता है एंगुलर मोशन में जो फोर्स रोल प्ले करती है लीनियर मोशन में। मिसाल के तौर पे जैसे आपने पढ़ा फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलरेशन, तो उसी तरह टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, जब तक किसी बॉडी पे फोर्स नहीं लगती उसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं होती। इसी तरह जब तक किसी बॉडी पे टार्क एक्ट नहीं करेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जैसे लीनियर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करने के लिए बेशक उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना हो या उसकी डायरेक्शन, आपको टार्क लगाना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की तरफ होती है, इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टॉर्क की तरफ होगी। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आपने पढ़ा है फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी तरह टॉर्क बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टार्क इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ओवर टाइम। आपको यहाँ से कोई दो चीज़ें पता हों तो आप तीसरे को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको टाइम और टार्क का पता है तो आप इससे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। आपको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और टाइम का पता है तो आप इससे टार्क फाइंड कर सकते हैं। आपको टार्क और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का पता है तो आप इससे टाइम को फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। जैसे आपने पढ़ा है वर्क डन फोर्स के ज़रिए बराबर होता है एफ डी, इसी तरह अगर टॉर्क की वजह से वर्क डन हो रहा है, रोटेशन में वर्क डन हो रहा है, तो रोटेशनल वर्क डन इज गिवन एज फोर्स की जगह क्या आ जाएगा टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है इम्पल्स, वो क्या होती है फोर्स इंटू टाइम, तो इसी तरह अगर रोटेशनल इंपल्स लेनी हो तो फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, तो वो बन जाएगा टॉर्क इंटू टाइम। जैसे आपने पढ़ा इंपल्स बराबर होती है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इसी तरह रोटेशनल इंपल्स बराबर होगी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे आपने पढ़ा है एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो यानी आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये बात हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, अगर ये फोर्स जीरो हो जाए तो डेल्टा पी जीरो हो जाएगा, और अगर डेल्टा पी जीरो है तो पी कांस्टेंट हो गया यानी लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह अगर किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा है अगर बॉडी पे फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल में लग रही है तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। इसी तरह अगर एक बॉडी घूम रही हो और उस पे जो टार्क है वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल में लगे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। मसलन पंखा है, आप इसको अभी ऑफ है तो आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब जो टार्क लग रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल में लग रहा है। जैसे फोर्स लीनियर वेलोसिटी के पैरेलल हो तो लीनियर वेलोसिटी बढ़ती है, टार्क एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल हो तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है। अगर फोर्स लीनियर वेलोसिटी के ऑपोजिट हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे आप कार चला रहे हो, आप ब्रेक लगाते हो तो जो फोर्स लगती है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगती है और उसकी वेलोसिटी कम होती है। इसी तरह अगर एक बॉडी घूम रही हो, जब पंखा चल रहा है तो आप इसको स्विच ऑफ कर देते हैं, अब इस पर जो टार्क लग रहा है एयर फ्रिक्शन की वजह से वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट है जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है। अगर किसी बॉडी की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जीरो हो जाएगी। इसी तरह अगर एक बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो उसके ऊपर लगने वाला टार्क भी जीरो हो जाएगा। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, इसी तरह रोटेशनल मोशन में टॉर्क के लिए फोर्स की जगह पे आ जाएगा टॉर्क
मैस यानी इनर्शिया, इसकी जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ लीनियर मोशन में, तो इसी तरह आप कह सकते हो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है एंगुलर मोशन में। तो जहाँ भी आपने लीनियर मोशन वाले फार्मूलाज मालूम हैं तो आपने एंगुलर मोशन वाला कोई फार्मूला बनाना है, तो जहाँ फोर्स लिखी है फोर्स की जगह हम टॉर्क को इंट्रोड्यूस कर देंगे, यानी लीनियर वेरिएबल्स की जगह हम एंगुलर वाले वेरिएबल्स लिख देंगे, तो एक सिमिलर रोटेशनल मोशन में फार्मूला बन जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एनालोगस ऑफ फोर्स इन एंगुलर मोशन, तो वो आंसर होगा टार्क। व्हाट इज एनालोगस ऑफ टार्क इन लीनियर मोशन, तो आंसर होगा फोर्स। फोर्स से मिलती जुलती क्वांटिटी एंगुलर मोशन में कौन है? टॉर्क। और एंगुलर मोशन से मिलती जुलती क्वांटिटी, टॉर्क से मिलती जुलती क्वांटिटी एंगुलर मोशन लीनियर मोशन में कौन है? तो आंसर है फोर्स। अब बेटे हम बात करते हैं कपल की। पहले तो आपको पता होना चाहिए कपल हम कहते किसको हैं। अगर किसी बॉडी पे दो फोर्स लग रही हों, दोनों इक्वल होनी चाहिए, दोनों ऑपोजिट होनी चाहिए, और दो डिफरेंट पॉइंट पे लग रही हो, तो उसको हम कपल बोलते हैं। फ़र्ज़ करो ये एक रॉड है, इस पर एक फोर्स ये लग रही है डाउनवर्ड और एक उतनी ही फोर्स लग रही है अपवर्ड। अगर ये F है तो ये माइनस F है। माइनस ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ना भी माइनस लगाएं तो कोई मसला नहीं, मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं। तो ये एक कपल बन गई है। तो जब भी किसी बॉडी पे कपल एक्ट करती है तो कपल उस बॉडी के अंदर टार्क पैदा करती है। तो अगर कपल का टार्क आपने फाइंड करना हो तो फिर हमने क्या करना है, ये अब हम सीखते हैं। फ़र्ज़ करो इस रॉड पे कपल एक्ट कर रही है, हमने टार्क फाइंड करना है, तो उसका तरीका ये होगा कि जो दो फोर्स हैं उसमें से कोई एक फोर्स लिख दो और इन दोनों फोर्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आपको दोनों फोर्स का अलग-अलग टार्क फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें हमने डिस्टेंस फोर्स और पिवट तक नहीं लेना, बल्कि दोनों फोर्स के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो डिस्टेंस ले लेना है, और जो फोर्स है वो ले लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और टार्क आ जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करो ये डिस्टेंस है दोनों फोर्स के दरमियान L, और इसमें फोर्स है F, तो इसमें पैदा होने वाला टार्क F इंटू L हो जाएगा। अब ये टार्क किस डायरेक्शन में होगा, और दूसरा एक ये भी ज़हन में रखना है कि ये किस पॉइंट के गिर्द टार्क है। A, B, C तीनों मैंने पॉइंट लिए। पिवट पॉइंट जो मर्जी हो जाए, कपल के केस में टार्क की वैल्यू सेम आएगी। एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, यानी इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि पिवट कहाँ पे है, और दूसरी बात टार्क किस डायरेक्शन में है। आपका जो भी पिवट पॉइंट है आपने फोर्स की डायरेक्शन में पिवट के गिर्द घूमना है। तो आप देखो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है, ये बन रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरह इस फोर्स का टार्क किधर है, पिवट के गिर्द फोर्स की डायरेक्शन में आप रोटेट करें तो आप देखो ये भी कौन सी डायरेक्शन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर दोनों फोर्स का टार्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो टोटल टार्क ये वाला हो गया। तो कपल के ज़रिए आपको टार्क फाइंड करने का फार्मूला समझ आ गया। अब अगर फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर ना हो तो फिर हमने वही पहले वाला तरीका अडॉप्ट करना है, जिसके साथ एंगल होगा उसके हम कंपोनेंट ड्रा कर लेंगे, और दोनों फोर्स में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर फ़र्ज़ करो ये एक रॉड है और इसका आपने मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है या कपल फाइंड करना है। अक्सर वो टार्क फाइंड करना है, अक्सर वो ना वर्ड टार्क नहीं बोलता बल्कि उसकी जगह मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल देता है। मतलब व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या पैदा करती है, एटसेट्रा। तो अगर आपने मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना है तो आप देखो यहाँ पर फोर्स ये दो हैं, कपल बना रही हैं। पहले तो ये चेक करना है क्या ये कपल बन भी रही है कि नहीं बन रही, और इन दोनों में ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, इसके साथ एंगल बन रहे हैं, तो हम इसके कंपोनेंट ड्रा कर देंगे। एंगल के सामने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब ये कंपोनेंट एंगल के सामने है, ये बन गया d sin थीटा, और ये कंपोनेंट बन गया d cos थीटा। अब ये दो फोर्स हैं और इन दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है d sin थीटा। तो इस केस में जो टार्क पैदा होगा वो होगा Fd इंटू साइन थीटा। अगर इनकी वैल्यूज़ गिवन होंगी तो वो फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक और केस बनाया है। फ़र्ज़ करो ये एक रॉड है और इस पर ये दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, और अभी आप देखो ये जो डिस्टेंस L है ये दोनों फोर्स के दरमियान परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम इस L के कंपोनेंट बना देंगे। एंगल के सामने आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये कंपोनेंट बन गया L sin ऑफ थीटा। अब फोर्स कौन है, F,
और इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, L sin थीटा, तो इस केस में पैदा होने वाला टार्क F इंटू एल साइन थीटा है। तो जब भी आप कपल वाला फार्मूला लगाने लगेंगे तो पहले ये चेक करो कि क्या वो कपल है भी कि नहीं। मसलन ये एक मैंने क्वेश्चन बनाया है, यहाँ पर फोर्स लग रही है 5 न्यूटन, यहाँ पर 10 न्यूटन, दोनों इक्वल और ऑपोजिट तो हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कपल नहीं बन रही। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो तब भी कपल नहीं होगी, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट ना हो तब भी कपल नहीं होगी। तो कपल के केस में दोनों फोर्स का टार्क एक ही डायरेक्शन में होता है। ये जो डायग्राम है इस केस में भी चेक करते हैं कि टार्क किस तरफ है। इस पॉइंट के गिर्द फोर्स की डायरेक्शन में अगर घूमे तो इस फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ गया, और इस फोर्स की डायरेक्शन में अगर हम पिवट के गिर्द घूमे तो इस फोर्स का टार्क भी एंटी क्लॉकवाइज आ गया। इसका मतलब दोनों फोर्स का टार्क एंटी क्लॉकवाइज है। तो टोटल टार्क लेना होगा तो हम दोनों के टार्क को ऐड करेंगे। तो पहले हम इस फोर्स का टार्क फाइंड करते हैं। तो पहली फोर्स का टार्क क्या होगा, अब हमने पिवट तक डिस्टेंस लेना है, मूवमेंट आर्म। अब हमने कपल वाला फार्मूला नहीं लगाना। यहाँ पे फोर्स कौन है 10, अब इसका मूवमेंट आर्म कौन है, मूवमेंट आर्म होता है फोर्स और पिवट तक फासला। ये टोटल लेंथ 6 मीटर है, तो ये वाला फासला बन गया 3 मीटर, तो ये आ गया 10 इंटू 3। अब हम इस फोर्स का टार्क निकालते हैं। ये फोर्स है 5 और फोर्स और पिवट तक जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही है पहले ही, तो ये आ गया 3, तो ये 3, क्योंकि ये टोटल 6 है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। तो ये दोनों टार्क मैंने ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो टोटल टार्क भी एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 30 इंटू 15 45। ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है। अगर ये कोई स्टीयरिंग है या कोई भी सर्कुलर रॉड है, कुछ भी है इस तरह की चीज़, और उस पर ये दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, तो आप देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, तो ये भी कपल नहीं बन रही। तो इसका भी अब कपल वाला फार्मूला इसके टार्क के लिए भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इस केस में ये वाली जो फोर्स है, ये पिवट है, ये इसके गिर्द इस तरफ को टार्क पैदा कर रही है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ये फोर्स इस डायरेक्शन में टार्क पैदा कर रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस फोर्स का टार्क क्या बनेगा, फोर्स इंटू मूवमेंट आर्म, तो इसका टार्क बना 10 इंटू 1 यानी 10। इस फोर्स का टार्क बनेगा 10 इंटू मूवमेंट आर्म, वो 1 है, तो ये भी बनेगा 10। माइनस मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो इस केस में लगने वाला टोटल टार्क 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये फोर्स 10 न्यूटन है और ये वाली फोर्स भी 10 न्यूटन है और दोनों की डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, तो ये कपल बन रही है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कपल वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कपल वाला फार्मूला क्या है, आपने फोर्स लिख देनी है और दोनों फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस बनेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर मूवमेंट आर्म को देखने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये रेडियस 2 मीटर है, तो दोनों फोर्स के दरमियान डिस्टेंस बनेगा 4 मीटर, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टार्क बन जाएगा 40 न्यूटन मीटर। और यूनिट्स का भी ख्याल रखना है कि आपके ये यूनिट सेंटीमीटर में है, ये न्यूटन में है फ़र्ज़ करो, तो उसका आंसर उसने न्यूटन मीटर में दिया हुआ है, तो आपने फिर उस सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा। अब हम बात करते हैं इस केस में। इस केस में आप देखो कि ये फोर्स जो है 10 न्यूटन है और ये फोर्स भी 10 न्यूटन है, ये तो कपल बन रही है, और ये फोर्स 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, ये कपल नहीं बन रही। अब इस फोर्स का जो टार्क है वो इस तरफ को है क्लॉकवाइज, इस फोर्स का 5 न्यूटन का टार्क इस तरफ को है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों फोर्स का टार्क एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह। अब सिर्फ ये वाली दो फोर्स हैं जो टार्क पैदा कर रही हैं और वो कपल बना रही हैं, तो कपल वाला फार्मूला हम लगा देंगे। फोर्स कितनी है 10 और इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, रेडियस 1 मीटर है, लेकिन हमने डिस्टेंस दोनों फोर्स के दरमियान लेना है, वो 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर, अगर ये दोनों फोर्सेस न्यूटन में हैं तो ये था। अगर आप कोई कपल एक्ट कर रही हो किसी बॉडी पे तो उस पर उसके अंदर पैदा होने वाला टार्क। एक बात याद रखो, जब भी किसी बॉडी पे कपल एक्ट करती है तो उसके ऊपर लगने वाली टोटल फोर्स 0 हो जाती है। उसकी वजह क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं लेकिन ऑपोजिट होती हैं, तो आंसर जब इनको ऐड करेंगे F प्लस माइनस F तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और अगर किसी बॉडी पे फोर्सेस का सम 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब उसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। इसका मतलब जो कपल है
वो नेट फोर्स कपल के केस में ज़ीरो है, कपल के केस में लीनियर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, और जब किसी बॉडी पे कपल एक्ट करती है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। लेकिन जो कपल है वो हमेशा टॉर्क पैदा करती है। टॉर्क का सम कभी भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि दोनों फोर्स का टार्क सेम डायरेक्शन में होता है। और जब टार्क का सम ज़ीरो नहीं है, टार्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब हर सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। अगर तो टार्क एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर एंटी पैरेलल है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और अगर टार्क एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी की जस्ट डायरेक्शन चेंज होगी। तो जो भी बॉडी वो आपको बता दे कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन कपल के केस में कभी टार्क ज़ीरो नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? कब हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है? अगर एक बॉडी रेस्ट में पड़ी हो, जैसे ये मार्कर मेरे हाथ पे रेस्ट में पड़ा है, तो हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। या अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो, तो हम बोलेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो अगर एक बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है लीनियर मोशन में, तो हम तब भी उसको कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, या उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो है, या फोर्सेस का सम ज़ीरो है, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो हम इक्विलिब्रियम में कब किसी बॉडी को कहेंगे? पहली शर्त वो रेस्ट में हो, दूसरी शर्त या वो मोशन में हो, तब हम उनको इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। अगर बॉडी रेस्ट में है तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और अगर बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। कोई एक बॉडी किसी एक ऑब्जर्वर के लिए एट अ टाइम किसी एक इक्विलिब्रियम में होगी, या वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी या वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। यानी बॉडी ऑब्जर्वर के लिहाज से एट अ टाइम किसी एक ऑब्जर्वर के लिहाज से या तो वो रेस्ट में है, या उसी ऑब्जर्वर के लिहाज से वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो तब हम बोलेंगे कि या तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है या वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने के लिए पहली शर्त क्या है? इक्विलिब्रियम में होने के लिए पहली शर्त है कि उस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हों उन सब का सम ज़ीरो। इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी पे कोई फोर्स ही नहीं लगनी चाहिए, बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लगनी चाहिए। यानी जितनी भी फोर्सेस लग रही हों वो सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएं और सब फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए। जब ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर फोर्सेस का सम जीरो है तो फोर्स पैदा करती है लीनियर एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो है। यानी अगर लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए शर्त है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो। अगर किसी बॉडी की ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी उसका एक्सेलरेशन जीरो है, यानी उस पर लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो है, यानी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या उस पर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो गई है। अगर किसी बॉडी पे को प्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रही हो, को का मतलब है कॉमन सेम और प्लेन का मतलब प्लेन, जो फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं हम उनको को प्लेनर फोर्सेस बोलेंगे। अगर किसी बॉडी पे को प्लेनर फोर्सेस लग रही हैं, फर्ज करो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सब एक्स वाई प्लेन के अंदर हैं, तो जितनी फोर्सेस एक्स की तरफ लग रही हैं उन सब का सम भी जीरो होना चाहिए, और जितनी फोर्सेस वाई की तरफ लग रही हैं उन सब का सम भी जीरो होना चाहिए। और एंड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ओ आर वाला और नहीं आएगा। यानी अगर सिर्फ ये जीरो हो जाए और ये जीरो ना हो तो हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं हुई, या सिर्फ ये जीरो हो जाए ये जीरो ना हो तब भी हम बोलेंगे फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं हुई। ये दोनों जीरो होंगे तब हम बोलेंगे कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। मिसाल के तौर पे फर्ज करो ये कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो मतलब इस पे लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो है। तो अगर इस पे लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो है, इसका वेट है फर्ज करो 10,000 न्यूटन और इस पे इंजन फोर्स लगा रहा है फर्ज करो 500 न्यूटन, तो फ्रिक्शन इस पे कितनी फोर्स लगा रही है और ये जो रोड है ये इस पे नॉर्मल कितनी फोर्स लगा रहा है। आप देखो ये दोनों फोर्सेस एक्स की तरफ लग रही हैं तो इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए, तो ये दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होनी चाहिए। तो ये वाली फोर्स भी 500 न्यूटन होनी चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन पहले ही ऑपोजिट है।
अब नॉर्मल फोर्स जो रोड इस पे लगा रहा है वो कितनी होनी चाहिए, जितना इसका वेट है इतनी ही इस पे नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी, ताकि वाई की तरफ लगने वाली फोर्सेस का सम भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह वो आपको कोई भी डायग्राम दे सकता है, तो वो आपको कह सकता है कोई एक फोर्स मिसिंग कर सकता है, तो आपने एक्स वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो करना है, यानी जितनी दाईं तरफ लग रही होगी उतनी बाईं तरफ भी लगनी चाहिए, जितनी डाउनवर्ड लग रही होगी उतनी अपवर्ड भी लगनी चाहिए। तो वो कोई भी एक फोर्स मिसिंग कर दे तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम बेटे बात करेंगे कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि बॉडी पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो सेटिस्फाइड है, लेकिन फिर भी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। बॉडी के अंदर टार्क पैदा हो रहा है, टार्क पैदा होने की वजह से उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो बॉडी अनस्टेबल है और वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि फोर्स लगने की वजह से भी बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और किसी बॉडी पे टार्क लगने की वजह से भी उसका तवाज़न बिगड़ जाता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि किसी भी बॉडी पे जितने भी टॉर्क लग रहे हों उन सब का सम ज़ीरो हो। सेकंड कंडीशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी पे कोई भी टार्क ना लग रहा हो, टार्क जितने मर्जी लग रहे हों, लेकिन उन सब का रिजल्टेंट टार्क जो है या नेट टॉर्क वो ज़ीरो होना चाहिए। जब ये कंडीशन पूरी हो रही होती है तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो रही हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन पूरी हो रही हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आपने ये चेक कैसे करना है कि इस बॉडी पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसका एक सिंपल टेस्ट है। आप चेक करो कि क्या उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर उस पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और ये चेक करो क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर ऐसा है तो उस पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो गई। मिसाल के तौर पे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि एक बॉडी पे कपल लग रही है, तो बताओ वो कौन से इक्विलिब्रियम में होगा। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर कपल एक्ट कर रही हो तो फोर्सेस का सम ज़ीरो है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन टॉर्क का सम ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। आपने पढ़ा है कि जो टॉर्क है वो क्या पैदा करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर टॉर्क का सम ज़ीरो है तो उस बॉडी के अंदर पैदा होने वाला एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जो भी बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी, आप समझ जाएंगे कि उस पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड है और वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब ये सेकंड कंडीशन से आपको किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड कंडीशन में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो इस तरह के रॉड को बैलेंस करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस का किस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनमें वो अक्सर पोजीशन पूछ लेता है कि कहाँ पर फोर्स लगानी चाहिए कि रॉड इक्विलिब्रियम में हो। वो अक्सर डिस्टेंस के बारे में पूछता है। डिस्टेंस यहाँ पर तीन तरह के पूछे जाते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट, या डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड, या डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंड। वो किसी तरह का भी डिस्टेंस यहाँ से पूछ सकता है। और वो आपसे फोर्स के बारे में पूछ सकता है कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, कोई भी एक फोर्स मिसिंग कर देता है तो वो आप फोर्स फाइंड करेंगे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके, या वो आपको पोजीशंस या डिस्टेंसेस और फोर्सेस सब बता देता है और वो कहता है बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क बताओ कि कितना है। जैसे यहाँ पर मैंने ये चार क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए हैं चारों तरह के, तो हम यहाँ पे वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखो कि ये कह रहा है कि ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। जब भी वो ये बात करे कि यूनिफॉर्म रॉड है तो उससे मुराद होगी कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसके सेंटर में लाई करेगा, यानी 50 सेंटीमीटर पे लाई करेगा। जब भी आपको ये कहा जाएगा कि यूनिफॉर्म रॉड है तो उससे मुराद होगी कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी जो उसका अपना वेट है, वो उसके सेंटर पे एक्ट करेगा। तो फर्ज करो ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, जहाँ से वो आपको पिवटेड कहता है वहाँ पे आपने वेज बना देना है। फर्ज करो वो कहता है पिवटेड फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपने वेज भी उसके 50 सेंटीमीटर मार्क पे बना देना है। यूनिफॉर्म रॉड, मीटर रॉड, जब मीटर रॉड बोलेगा तो उसकी लेंथ हमें पता होती है कि ये 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर रॉड 1 मीटर का है, यानी 100 सेंटीमीटर का है। फर्ज करो ये उसने आपको डायग्राम दे दी है और वो इसमें से कहता है ये वाली फोर्स फाइंड करो, तो ये वाली फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे ये अभी हम सॉल्व करते हैं।
तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या है, आपने देखना है जितने भी क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहे हैं वो एक तरफ लिख लेने और जितने एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहे हैं वो दूसरी तरफ लिख देने। जो चीज़ मिसिंग होगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाली फोर्स जो है ये इस पॉइंट के गिर्द पैदा करेगी टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वाली फोर्स भी टार्क पैदा करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्स का टार्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले हम इस फोर्स का टार्क लिखते हैं। फोर्स कितनी है 6 और यहाँ से पिवट तक डिस्टेंस देखना है, तो इन दोनों में डिस्टेंस हो गया 50 प्लस ये वाली फोर्स कौन है F, और इन दोनों में भी डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक 50 इज इक्वल टू, अब ये वाली फोर्स है 10। अब ये वाली फोर्स का टार्क पिवट के गिर्द घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज है और इस फोर्स का भी एंटी क्लॉकवाइज है। ये फोर्स है 10 और इसका जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से यहाँ तक, वो भी 10। ये वाली फोर्स फर्ज करो लग रही है 20 पे, तो यहाँ से 20 और 50 तक जो डिस्टेंस है वो बन गया 30, तो ये बन गई 10 इंटू 30। तो इस फार्मूले से आपको F की वैल्यू निकल आएगी। तो ये वैल्यू बन गई 100 प्लस 300 400। ये फोर्स थोड़ी हम कम कर देते हैं, ये 2 न्यूटन रख लो, तो ये आ गया 100, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 50 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको F की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से F की वैल्यू क्या निकलेगी, F इंटू 50, ये बन गया 100, 300, 400 माइनस 100, टोटल रह गया 300। तो ये 50 इधर से इधर जाके डिवाइड हो गया, तो इसको डिवाइड बाई 50 करो, ये आ गया 6 न्यूटन फोर्स। लेकिन अगर आपने यहाँ से मैस फाइंड करना होता तो फोर्स यहाँ से फर्ज करो वो कहता कोई मैस कितना सस्पेंड करना पड़ेगा, तो फोर्स से मैस भी बनाया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्ज करो वो कहता है अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड। यूनिफॉर्म मीटर रॉड से ये हमें पता चला कि उसका जो वेट होगा वो उसके सेंटर पे एक्ट करेगा, यानी 50 सेंटीमीटर मार्क पे उसका वेट एक्ट करेगा। पिवटेड फ्रॉम 30 सेंटीमीटर मार्क, तो आपने 30 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे वेज बना देना है। और ये एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन एट लेफ्ट एंड, और ये एक फोर्स लग रही है 1 न्यूटन एट राइट एंड at angle of 30 degree. If rod is in equilibrium, what is the mass of the meter rod? ये दूसरी तरह फोर्स के साथ mass फाइंड करने का अब मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ। अभी भी तरीका वही है, जितने भी क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहे हैं वो एक साइड पे लिख दो, जितने एंटी क्लॉकवाइज पैदा हो रहे हैं वो अपोजिट साइड पे लिख दो। तो यहाँ पर आप देखो इस फोर्स का टार्क इस पॉइंट के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज है, इस फोर्स का टार्क इस पॉइंट के गिर्द क्लॉकवाइज है, और इस फोर्स का टार्क भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस फोर्स का पहले टार्क निकालते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। इस फोर्स का टार्क कैसे आएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने फोर्स और पिवट तक लेना है, ये बन गया 30, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इस फोर्स का टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्स कितनी है 1, और इसका यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसके हमें कंपोनेंट ड्रा करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये एंगल के सामने आ रहा है, तो ये बनेगा F sin थीटा। F कितना है 1, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये फोर्स क्या बन गई 1/2। और इसका यहाँ से पिवट तक डिस्टेंस लेना है, ये 100 है, ये 30 है, तो ये डिस्टेंस बन गया 70 इज इक्वल टू, अब इस फोर्स का टार्क निकालते हैं। ये फोर्स कौन है M इंटू जी, क्योंकि ये सिर्फ मैस गिवन है लेकिन फोर्स इसकी वेट है, तो mg हम उसको कर देंगे। और इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 20। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इस मीटर रॉड के मैस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी मेथड वही है जिसमें अब डिस्टेंस अननोन है या पोजीशन अननोन है, जिसको हम फाइंड करेंगे। मेथड वही है, जितने क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो रहे हैं वो सब एक डायरेक्शन में लिख दो। फर्ज करो ये फोर्स कौन है 10, इस फोर्स का टॉर्क किस तरफ है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मूवमेंट आर्म कितना बना x, प्लस ये वाली फोर्स ये भी एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रही है, ये फोर्स कौन है 5, और इसका मूवमेंट आर्म अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पिवटेड है तो ये 50 होगा, 50 और 60 में आ गया 10 इज इक्वल टू, ये वाली फोर्स
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क पैदा कर रही है और ये राइट एंड पे लग रही है। फोर्स है 5 और इसका यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक डिस्टेंस बन गया 50, क्योंकि ये 100 है और ये 50 पे पिवटेड है तो ये 50 बन गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू निकल आएगी। जैसे ये आ गया 5 × 50 250, ये आ गया 50, ये उधर जाके माइनस हो गया तो आपके पास आया 10x, ठीक है, ये 50 उधर जाके माइनस हो गया, ये बन गया 200, 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x = 200/10, x = 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक फासला 20 सेंटीमीटर का है। अगर वो आपसे पूछते हैं पोजीशन क्या है तो आपको पता है ये 50 है और ये इससे 20 सेंटीमीटर पीछे है तो ये पोजीशन क्या बनेगी 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर की पोजीशन बन रही है। 20, इन दोनों में डिस्टेंस 20 है। अगर वो पूछता है व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड तो ये 0 है, ये 30 है तो ये डिस्टेंस 30 बन गया। व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एंड तो ये वाला 100 है सेंटीमीटर और ये 30 है तो इन दोनों में डिस्टेंस 70 बन गया। तो सब में आप देखो मेथड एक है, जो क्लॉकवाइज टार्क हैं वो सारे एक तरफ लिख देने और जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क हैं वो सारे दूसरी तरफ लिख देने। जो भी चीज़ मिसिंग होगी वो फार्मूले से फाइंड हो जाएगी, इक्वेशन से। यहाँ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हमने नेट टॉर्क को फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्लॉकवाइज टार्क को अलहदा फाइंड कर लेना है और एंटी क्लॉकवाइज टार्क को अलहदा से फाइंड कर लेना है। पहले देखते हैं कौन कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रही है। ये वाली फोर्स पिवट के गिर्द इस डायरेक्शन में टार्क पैदा कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रही है और ये वाली फोर्स क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रही है। तो सबसे पहले हम टोटल एंटी क्लॉकवाइज टार्क फाइंड कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कौन है 10, इसका डिस्टेंस कौन है, ये है 20। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पिवटेड है तो ये 50 है तो दोनों में डिस्टेंस हो गया 30, प्लस ये वाली फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसको अभी नहीं देखेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। फोर्स कौन है 2 और डिस्टेंस है ये 100 है, ये 50 है तो इसका डिस्टेंस आ गया 50। तो इसका आंसर बनेगा 300 + 100 400 न्यूटन सेंटीमीटर। ये ख्याल रखना है, ये डिस्टेंस सारे सेंटीमीटर में है तो ये फोर्स न्यूटन में है तो ये बना न्यूटन सेंटीमीटर। तो अगर आपने इसको न्यूटन मीटर में करना है तो आप 100 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया 4 न्यूटन मीटर। ये तो था हमारा एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अब हम इसमें क्लॉकवाइज टार्क को फाइंड करते हैं। क्लॉकवाइज टार्क सिर्फ एक ही फोर्स पैदा कर रही है और वो कौन सी है 5 न्यूटन और इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मूवमेंट आर्म कितना है 10, तो इसका टार्क बना 5 × 10 सेंटीमीटर यानी 50 न्यूटन सेंटीमीटर। और अगर आपने इसको मीटर में करना है तो ये आ गया 0.5 न्यूटन मीटर। अब आप देखो एंटी क्लॉकवाइज टार्क ज़्यादा है, क्लॉकवाइज टार्क कम है। तो अगर आपने नेट टार्क लेना है तो जो ज़्यादा होगा उसमें से थोड़ी वैल्यू को माइनस कर देना है। तो आपका जो नेट टार्क बनेगा वो आएगा 4 - 0.5 यानी 3.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा था। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।